कि हमने जो है वो एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम सॉल्व की थी, तो यकीनन उसका मेथड तो हमने डिस्कस कर लिया था कि सबसे पहले हम तमाम एक्टिविटी को उसकी फिनिशिंग मिनिमम टाइम के बेसिस पे सेट करेंगे, अरेंज करेंगे, उसके बाद फिर हम उसमें से पिक करना शुरू करेंगे। लेकिन ये बात जो हम कर रहे हैं इसमें हमें तो पता है, ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं कि ये तो 100% जो है ऑप्टिमल रिजल्ट देगा, लेकिन ये टास्क अगर हमें खुद करने के लिए कहा जाता और हमें नहीं बताया जाता है कि इसको कैसे पिक करना है, तो हम कोई ना कोई मेथड अडॉप्ट करते। सपोज करो कि यही मेथड हम दे देते कि इसको हमें फिनिशिंग टाइम के लिहाज से अरेंज करना है और उसके बाद पिक करना है, तो हमारी बात को कौन मानता? हमें इसको मैथमेटिकल प्रूफ भी देना पड़ता कि जो हम कह रहे हैं वो ये है कि इससे बेहतर ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें नहीं मिल सकता, यानी इस जैसा तो मिल सकता है, might be if you will not start like that you can get the some same optimal solution, but you will not get the better optimal solution. better optimal solution वही होगा जो आप बता रहे हैं। तो इस बात को हमें बेसिकली प्रूफ करना है, ठीक है? तो जब तक आप उसको प्रूफ नहीं करेंगे, कोई भी हमारी दिए जाने वाली थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो डेफिनेटली कोर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ये चाहते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत इसके अंदर ऐसा फ्लेवर जो है वो इंसर्ट किया जाए जो कि DAA के कोर्स से डिफरेंट है, क्योंकि नॉर्मली कोर्स का एल्गोरिथम DAA में पढ़ाया था, लेकिन उसके पढ़ाने का जो अंदाज है वो डिफरेंट है। लेकिन मैं तो फिर भी सजेस्ट करता हूँ कैसे ही पढ़ाना चाहिए, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स उस वक्त से इंक्लूड करें हम, तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो आसानी हो जाती है, ठीक है? तो मेरा ख्याल है कि हमें जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे अभी लॉगिन है 10-11 स्टूडेंट, उन सबको ये बात मालूम है कि अगर हम एक्टिविटी सिलेक्शन जो हमने कोई 3 वीक पहले काम किया था, उसकी जो अरेंजमेंट थी वो ये थी कि हम अपने दिए जाने वाले प्रॉब्लम को सॉर्ट कर रहे थे नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, यानी इस तरह से कि फिनिशिंग टाइम के रिस्पेक्ट से उसको हम सॉर्टिंग की तरफ लेके जा रहे थे। यानी फिनिशिंग टाइम से मुराद ये है कि अगर आपको ये दिया हुआ है तो आप इसकी फिनिशिंग टाइम के हिसाब से आपने उसको अरेंज किया कि पहला फिनिशिंग टाइम 3 है, दूसरा फिनिशिंग टाइम 5 है, और ये अपने फिनिशिंग टाइम के रिस्पेक्ट से सॉर्ट, ठीक है? अच्छा, हमने लास्ट क्लास ये बात तो समझते, हमने लास्ट क्लास में ये बात भी पढ़ी थी कि ग्रीडी एल्गोरिथम अगर हम अचीव करना चाहते हैं तो हमें 2 चीज़ें चाहिए। एक तो ये है कि ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी क्या होती है और ऑप्टिमल स्ट्रक्चर क्या होता है। इसको समझना भी ज़रूरी है कि भले हम मतलब इफ़ वी आर नॉट एबल टू डिज़ाइन आवर ओन ग्रीडी एल्गोरिथम, क्योंकि इसके लिए एक अच्छी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड और प्लस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस जो है वो रिक्वायर्ड है, जो कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं इतनी प्रैक्टिस करें, तो वी आर बस जस्ट लर्निंग द करंट अवेलेबल ग्रीडी एल्गोरिथम। हम अपने करंट अवेलेबल ग्रीडी एल्गोरिथम को समझ रहे हैं, तो एटलीस्ट समझते वक्त इन प्रॉपर्टीज को मिस ना कर देंगे कि व्हाट इज अ ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी और व्हाट इज अ ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर और सब प्रॉब्लम। तो इस बात को समझना कुछ इस तरह से, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये एग्जांपल एक समझाई थी कि हमें अगर इसमें मैक्सिमम वेट हासिल करना है तो ग्रीडी जो ग्रीडी एल्गोरिथम ये कहता है कि आपके पास अगर मैक्सिमम वेट आपने हासिल करना है इसका, तो अगर आप 3 पे खड़े हैं तो इस वक्त जो 2 आपके ब्रांचेस हैं इसमें से जो सबसे हाईएस्ट यानी मैक्सिमम ब्रांच है वो पिक कर लिया जाए। अगर इस तरह से पिक करेंगे तो 7 वुड बी द फर्स्ट ग्रीडी चॉइस, 7 आपका पहला ग्रीडी चॉइस हो जाएगा, ठीक है? और इसने क्या डेफिनेशन दी है कि ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी अ ग्लोबल ऑप्टिमम कैन बी अराइव्ड बाय द सेलेक्टिंग ऑफ द लोकल ऑप्टिमम। ग्रीडी चॉइस ऐसी होनी चाहिए कि उसको चॉइस करते हुए आप अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ जाएं। ये जुमला इसने यहाँ पे क्लियरली कहा है, मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि द ग्लोबल ऑप्टिमल कैन बी अराइव्ड सेलेक्टिंग अ लोकल ऑप्टिमम। तो अगर इस वक्त हमारे पास जो लोकल ऑप्टिमम है वो ये नजर आता है कि 7 पिक कर लिया जाए, और इस 7 की पिकिंग को अगर हम ग्रीडी चॉइस कह रहे हैं, पहली सीड है ये हमारी जिसको हम ग्रीडी चॉइस कह रहे हैं, और अगर ये सही है तो फिर हम इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, और अगर ये सही नहीं पिक हुआ है
तो हम इसके ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे। तो मिसाल के तौर पे अगर हमने स्टार्ट 3 से लिया, तो स्टार्ट के लिए तो चॉइस नहीं है, उसके बाद चॉइस हमारे पास है, तो हमारे पास ग्रीडी की प्रॉपर्टी के मुताबिक 7 पिक कर लेना चाहिए हमें। तो हम कहेंगे 7 पिक कर लो। अगर हम 7 पिक कर लेंगे इस वक्त यहाँ पे, तो 7 के पिक करने से अगला एलिमेंट, अगला जो ग्रुप बचेगा, यानी अगर हम 3 पे थे तो हमारे पास 2 सॉल्यूशन थे, एक ये वाले पार्ट का था और एक ये वाले पार्ट का। तो 3 के पास हमारे पास 2 सॉल्यूशन थे, 2 सब स्ट्रक्चर कह लें या सब प्रॉब्लम कह लें। तो हमने इस वाले प्रॉब्लम में जंप कर दी। जब यहाँ पे आए तो फिर हमारे पास 2 बेसिकली सब ग्रुप है, ठीक है। तो 7 के बाद अगला, अब और सुनना, 7 के बाद अगला सब ग्रुप में जो प्रॉब्लम सॉल्व होगा वो उसी तरह होगा जो प्रीवियसली हुआ है। दिस इज कॉल्ड रिकर्सिव प्रोसेस। कि हम अगले वाले में ये एज्यूम करते हैं कि अगले वाला जो सब प्रॉब्लम बच गए हमारे पास, वो वैसे ही सॉल्व होगा जैसे पिछला हुआ था, यानी वी विल सीक बेसिकली ग्रीडी चॉइस ना। तो उसके अंदर ग्रीडी चॉइस जो है वो देखी जाएगी उस सब प्रॉब्लम पर, और वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे। तो वी विल गेट द बेसिकली 11 नेक्स्ट टाइम। और ये एक रिकर्सिव प्रोसेस होगा अगर हम इसको आगे की तरफ ट्री ग्रो करें। तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 7, 11 एंड सो ऑन। इस वक्त 7, 11 और 3 है, तो 27 जो है वो बेसिकली इसका रिजल्ट आ जाएगा 21। 7 और 3 10 और 11 21। लेकिन अगर हम इस ओवरऑल इसको देखें तो इसका एक्चुअल रिजल्ट जो है वो 27 के बराबर। इसका मतलब हमारी ग्रीडी चॉइस जो है वो ठीक नहीं थी। ग्रीडी चॉइस क्या थी, 7 ले लो, तो वो सही नहीं था। उसको करने से पहले हमें इसके ऊपर कोई ऑपरेशन करना पड़ेगा ताकि हमारी ग्रीडी चॉइस जो है वो ठीक हो जाए। यानी हमें बिल्कुल, अब आप कहेंगे भाई मैंने जो काम किया वो ठीक है, उसको प्रूफ भी तो करोगे ना। दूसरा आके कहेगा एक्चुअल में तो ऐसा नहीं हो रहा, एक्चुअल में तो 27 आ रहा है, तो हाँ ये गलत हो गया। तो आप मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे कि आप जो काम कर रहे हैं वो ठीक है। मिसाल के तौर पर आप इसको क्या करें कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में यानी अरेंज करते हैं। असेंडिंग से मुराद है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी तरह से अरेंज कर दें, हर सब ट्री को अपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें। तो जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हायर वैल्यू ऊपर आ जाएगी, हायर वैल्यू ऊपर आएगी तो फिर आपका ये मेथड जो आप कह रहे हैं ग्रीडी चॉइस वो ठीक हो जाएगी। अभी तो आप ब्लाइंडली कर रहे हैं। तो एक स्टेप आपने इंक्रीज किया कि वी हैव टू सॉर्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद आप श्योर हैं कि ग्रीडी चॉइस सही रिजल्ट देगा। फिर आप मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि अब जो मैं कह रहा हूँ वो ये होना चाहिए, और जो सब ग्रुप बनेगा वो रिकर्सिवली ऐसे ही काम करेगा, ठीक है। तो ग्रीडी चॉइस जिसको हम कहते हैं उसके लिए आपने थोड़ा सा स्ट्रगल करना है, मेहनत करनी है कि ग्रीडी चॉइस के मुताबिक जो पहली सीड आपको मिलनी है वो सही होनी चाहिए, और उसको सही करने के लिए आपने मेहनत करनी है। मिसाल के तौर पे अभी जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और अगर ये हम कहते हैं कि ठीक है जैसे प्रॉब्लम मिली है हम उसमें वैसे ही सॉल्व करना शुरू कर देते हैं विदाउट ब्लाइंडली, इसको हम मिनिमम फिनिशिंग टाइम से ना करें, तो फिर हमारा रिजल्ट सही नहीं आएगा। बल्कि उन्होंने कहा कि पहले हम उसको मिनिमम फिनिशिंग टाइम से सेट करेंगे, उसके बाद पहली सीड जो हम पिक करेंगे वो हमारा पहला सीड होगा, ठीक है। उसके बाद जो हम पिक करेंगे वो हमारा पहला सीड होगा। मिसाल के तौर पर ये पिक कर लिया, हमारी पहली सीड है, ग्रीडी चॉइस है। उसके बाद रिमेनिंग जो बच गया है इसमें ये सब ग्रुप कहलाता है, जिसको हम सब स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो रिकर्सिवली ऐसे ही हासिल किया जाएगा जो पहले मैक्सिमम, और वो फिर हमारे पास रिकर्सिवली जो ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ लेके जा रहा है। उस रिकर्सिव एल्गोरिथम को बाद में इटरेटिव बना दिया जाता है, क्योंकि रिकर्सिव से इटरेटिव, इटरेटिव से रिकर्सिव जो है हम बना सकते हैं। तो फिर वो कन्वर्ट कर लिया जाता है। समझ आ रही बात? तो दिस इज सब प्रॉब्लम। हमने पहला ऑप्टिमल सॉल्यूशन हासिल कर लिया ग्रीडी चॉइस के बेसिस पे, और ग्रीडी चॉइस को ब्लाइंडली नहीं किया बल्कि कोई एक्टिविटी की, उसके बाद हमने कहा कि ये सही है, और उसको प्रूव करना है कि जो हम कह रहे हैं वो ठीक भी है। और बाकी जो बाद में रिमेनिंग सब प्रॉब्लम आ गई हमारे पास, इस रिमेनिंग सब प्रॉब्लम में भी हमें रिकर्सिवली यही प्रोसेस लगाना है। अब वो कहेगा कि जो रिमेनिंग आ गया है, क्या इसके अंदर दूसरा कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट नहीं करता है? जो हमने पहले मेथड अडॉप्ट किया इसके अलावा कोई और मेथड लगा के कोई और ऑप्टिमल तो नहीं होता, एग्जिस्ट करता? अगर एग्जिस्ट करता है तो वो निकाल के इसके साथ हम नेथी कर देंगे, कॉन्कैटिनेट करा देंगे। लेकिन हमें प्रूफ करना है कि कोई और मेथड एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि यही मेथड के हमने जो अरेंजमेंट की हुई इसमें से हम इसकी अगली चॉइस वो वाली पिक कर लेंगे जो बेसिकली इसकी ग्रीडी चॉइस होती है। अब ग्रीडी चॉइस अगले वाले में एक स्टेप इजाफे के साथ बात की जाएगी, वो ये कि जहां पर ये कंप्लीट हुआ है, और सुना, जहां पे ये कंप्लीट हुआ है अगला जॉब जो है वो इसके बाद शुरू होना चाहिए। अरेंजमेंट तो कर ली, उसके बाद शुरू होना चाहिए। यानी मिसाल के तौर पर ये वाला बाद शुरू हुआ है या इक्वल टाइम पे शुरू हो जाए, तो फिर आप इसको सेलेक्ट कर देंगे। दिस इज कॉल्ड बेसिकली रिकर्सिव प्रोसेस। फिर इसको हम कॉन्कैटिनेट करा देंगे इसके साथ, और उसके बाद जो लास्ट वाला होगा फिर हम उसको देखेंगे। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली सब प्रॉब्लम, दिस इज कॉल्ड बेसिकली ग्रीडी चॉइस। तो मेरे ख्याल है कि अभी ये बात क्लियर हो गई कि व्हाट इज द ग्रीडी चॉइस, और फॉर फाइंडिंग द ग्रीडी चॉइस वी हैव टू बेसिकली
arrange or propose something कि greedy choice इस तरह से हासिल करो, is not basically random कि भाई आप greedy choice कैसे भी हासिल कर सकते। तो इसने यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की ये बात कि जो हमारे पास है इनिशियली अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप होती है इनिशियली पिक एन ऑप्टिमल स्टेट यूजिंग द ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी। अब ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी के बिहाइंड में हर सिचुएशन और सिनेरियो का जो है वो डिफरेंट मेथोडोलॉजी होगा और एंड रिमेनिंग सब प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व सेम मैनर रिकर्सिवली, और बाकी जो रिमेनिंग प्रॉब्लम है उसको सेम मैनर से रिकर्सिवली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके अंदर कोई नया मेथड अडॉप्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि जो रिमेनिंग तो उसको हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं कि जो रिमेनिंग सब प्रॉब्लम है वो ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ हमारा पहला ग्रीडी चॉइस भी ठीक है और बाकी जो एलिमेंट दूसरे हम हासिल कर रहे हैं वो भी, मिसाल दे रहा हूँ मैं, अगर हम ऐसा कर सकते हो तो फिर हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। जरूरी नहीं कि हम इसमें कर भी सकते हो, क्योंकि ग्रीडी और डायनेमिक एल्गोरिथम एक दूसरे के वाइस वर्सा इस लिहाज से हैं कि कुछ प्रॉब्लम जो कि डायनेमिक एल्गोरिथम से सॉल्व नहीं होते हैं उनको हम ग्रीडी की तरफ लेके जाते हैं, और कुछ ग्रीडी से सॉल्व नहीं तो डायनेमिक की तरफ लेके जाते हैं। तो हम डायनेमिक की तरफ जाएंगे तो हमें फिर डायनेमिक एल्गोरिथम के बारे में पता चलेगा, उसमें भी ग्रीडी, उसमें भी बेसिकली ऑप्टिमल चॉइस जो है वो ली जाती है और इस तरह के स्टेप्स जो परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा ग्रीडी क्वेश्चन पूछा है कि सर ग्रीडी चॉइस 7 कैसे होगी। 7 इस तरह की हमें 3 तो हमें बेसिकली चूज करना है ना, 3 पे तो हम खड़े हैं बेसिकली, सपोज कर लो। अब हमें देखना ये है कि हम पहला एलिमेंट कौन सा लेंगे, 4 लेंगे या 7 लेंगे। तो ग्रीडी चॉइस 4 और 7 के दरमियान, समझ आई बात? इसलिए मैं कह रहा हूँ, मतलब ये अगर आप कह रहे हैं कि 3 है तो इसको मतलब आउटर साइड से आ रहे हैं तो 3 इज एसेंशियल, 3 तो हमें लेने ही लेना है। और उसके बाद फिर हम अगला कौन सा पॉइंट लेंगे, तो ग्रीडी अगर चलें इस बेसिस पे बात कर लें कि 3 इज द फर्स्ट ग्रीडी चॉइस, तो अगला ग्रीडी चॉइस भी तो हमें किसी न किसी मेथड से अडॉप्ट करना होगा ना। तो वो कौन सा लेंगे, आप कहेंगे 7 ले लेंगे हम इस वक्त ग्रीडी के हिसाब से, क्योंकि 7 बड़ा है। लेकिन ये गलत चॉइस है ग्रीडी चॉइस, क्योंकि सब स्ट्रक्चर में भी वही ग्रीडी चॉइस लेनी चाहिए जो हमारे पास पहले में लेके, तो पहले में तो आपने कोई अप्लाई किया नहीं, क्योंकि विदाउट एनी चूजिंग जो है वो आपने यहाँ पे हासिल कर लिया था। ठीक है, तो इस वजह से हमें बेसिकली सब स्ट्रक्चर के अंदर वही मेथड अडॉप्ट किया जाता है जो हमने फर्स्ट के अंदर ग्रीडी चॉइस में अडॉप्ट किया। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि ग्रीडी चॉइस रैंडमली नहीं बनाई जाती, हर सिचुएशन के लिए डिफरेंट होती है। जैसे मिसाल के तौर पे ब्रुस्को एल्गोरिथम में भी इत्तेफाक ये है, ब्रुस्को एल्गोरिथम हम कहते हैं कि उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, यानी असेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद हम पहला पिक करेंगे फिर दूसरा पिक करेंगे, लेकिन पिक करने की एक अपनी प्रॉपर्टीज है। इसी तरह से इसमें हमने असेंडिंग ऑर्डर में बेसिकली फिनिशिंग टाइम के हिसाब से सेट किया। इसी तरह से हमने क्या नाम है, हफमैन के अंदर भी हमने उसको जब मेजरमेंट की थी, यानी मर्ज किया था दो नोड को, तो हमने कहा था 2 मिनिमम नोड मर्ज होंगे, ये ग्रीडी चॉइस था। तो हर दफा और जो रिमेनिंग आ गया है उसमें भी फिर हम यही करेंगे, रिकर्सिवली यही करेंगे। अगर आपको याद हो हफमैन टेक्निक में हमने क्या किया था, हफमैन टेक्निक में कहा था कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, और उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो है, यानी अगर हमने इसको अरेंज कर दिया उसके बाद जो 2 मिनिमम होंगे उसको पहले हम ज्वाइन करेंगे। अब जब ज्वाइन कर लिया तो अगर इसमें और भी नोड है तो फिर ये नोड जो है ये अब आपका सब ग्रुप है। इस सब ग्रुप पे क्या प्रोसेस लगेगा, दिस इज द फर्स्ट ग्रीडी चॉइस कि वी हैव टू बेसिकली कंबाइन द 2 मिनिमम नोड्स एंड मेक देम द सिंगल नोड। तो ये तो हो गया ग्रीडी चॉइस, ये इसने हफमैन ने बताया करने का तरीका, ये हमारा ग्रीडी चॉइस ये होगा। Then we have the remaining elements, this, this and this. This is a basically sub problem. The sub problem should have the basically same manner. वो ये कहता है कि सब स्ट्रक्चर जो बनाते हैं वो भी इसी तरीके से सिंप्लीफाई होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो एलिमेंट बना है इसमें भी जो 2 मिनिमम होंगे, नॉट एसेंशियल कि ये दोनों हो, नॉट एसेंशियल कि हो सकता है कि ये दोनों हो या नया वाला हो और ये वाला हो, तो इनको हम मिला देंगे। तो अब फिर जो एलिमेंट रिमेनिंग बच गया वो सब स्ट्रक्चर, और इस तरह से हम इस सब स्ट्रक्चर को ऑप्टिमली जो है वो हासिल कर लेंगे। तो वो कहता है कि जो सब स्ट्रक्चर आता है वो भी बेसिकली ऑप्टिमल सॉल्यूशन देता हो, वैसे ही जैसे हमारा रिकर्सिव प्रोसेस की बेसिस पे हम हासिल कर रहे हैं, यानी इसको रिकर्सिव बेसिस पे हासिल कर लेंगे। तो हमें प्रूफ करना होता है कि इस सब स्ट्रक्चर के अंदर हमें ये प्रूफ करना होता है, बेसिकली जो लोगों ने इस पे काम किया है, मेहनत किया है, तो वो ये प्रूफ करते हैं कि जो सब स्ट्रक्चर है इसके अंदर कोई दूसरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, इंस्टेड ऑफ के जो कि हमने ग्रीड चॉइस के थ्रू हासिल की।
समझ आई बात है? तो ये दो चीजें इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने आपसे कहा कि इफ वी आर नॉट एबल टू बेसिकली कंस्ट्रक्ट एनी न्यू ग्रीडी एल्गोरिथम फॉर एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम, बट वी शुड हैव अंडरस्टैंड कि हमें पता हो कि ये काम कैसे करता है, इसमें जो ग्रीडी चॉइस है और ये दूसरी चीजें वो कैसे होनी चाहिए। ठीक है, मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा, अगर लास्ट क्लास में क्लियर नहीं हुआ था तो। अब हमें अब देखना ये है कि बेसिकली कि जो हमने इस वाले काम को सॉल्व किया, इसके लिए हम ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी को जरा हम अपने नजरिए से, यानी जो इन्होंने समझाने की कोशिश की बुक में, उसको प्रूव करने की कोशिश करें। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, नहीं भी समझ में आए तो एक मतलब मैं ये कहूँगा आइडिया भी मिल जाए ना तो ये भी काफी है कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं। इट इज नॉट एसेंशियल कि हमने ये देखना है कि क्या हम इस लेवल पे इसको समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते। वेरी डिफिकल्ट है। जो जहाँ से आप बुक पढ़ेंगे या जहाँ से आप लेक्चर सुनेंगे, वो भी ये कहता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बेसिकली मेंटेनिंग द स्मूथनेस ऑफ दिस वन। कहता है इट इज रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट इट वर्क्स ऑल द टाइम। ये हमेशा काम करेगा। ये हमेशा काम करेगा मतलब ये है कि हम फिनिशिंग टाइम के रिस्पेक्ट से उसको अरेंज कर देंगे और उसके बाद हम उसमें से ग्रीडी चॉइस के बेसिस पे उसको पिक करना शुरू कर देंगे। तो अब इसने देखो क्या कहा है, हम ये यहाँ पे रीड करते हैं और उसको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, कहता ये है कि गिवन अ सेट ऑफ एक्टिविटीज, हमें ये एक सेट एक्टिविटी दी गई है और उसको हमने बेसिकली दिया हुआ है और हमने कहा कि हमने एक ऑप्टिमल सेट जो है वो ये निकाल लिया। ऑप्टिमल सेट मेरा अगर किसी को याद नहीं तो बताइएगा। ऑप्टिमल सेट का मतलब ये है कि जो हमें एक्टिविटीज दी गई थी उसमें से हमने मैक्सिमम ऑप्टिमल सेट हासिल कर लिया कि ये वो मैक्सिमम ऑप्टिमल सेट है जो परफॉर्म किए जा सकते हैं। ठीक है, मैक्सिममली ये जॉब परफॉर्म की जा सकती है जो टाइम के हिसाब से हमें जॉब्स दी गई। तो हमने कहा वो ये है O1, O2 एंड ON। ठीक है, ये सारे जॉब्स हैं। हमने नाम इसलिए डिफरेंट किया गया, ऑप्टिमल सेट है किसी में से हुआ, यानी S opt इज अ सबसेट। अगर देखा जाए तो S opt डेफिनेटली S opt is a subset, ठीक है, प्रॉपर सबसेट ऑफ S। और ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। हमने ये बात भी की कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो है, इस जैसा और सॉल्यूशन हो सकता है लेकिन इससे बेहतर नहीं हो सकता। तो हमने अपने मेथड से उसको पिक किया। तो इसने कहा कि भाई ये मैंने मेथड से पिक नहीं किया, ये एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है बस। माइट बी O1 इज नॉट A1। यानी मैं आप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना कि अगर मैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम अपनी ग्रीडी मेथड से करते हैं ना तो A1 शुड बी हेयर, क्योंकि आपको याद है ग्रीडी मेथड कहता है कि पहली जॉब जरूर इसके अंदर आएगी, राइट? पहली जॉब जरूर इसके अंदर आएगी, उसके बाद फिर दूसरी जॉब इसको देखते हुए हम सेलेक्ट करेंगे अगर ये ग्रीडी से चाहे। तो इसने कहा कि हमने तो ग्रीडी से नहीं किया, हमने कहा कि ये होगा। हमने ग्रीडी से नहीं किया का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ का अगर देखें तो मैं अगर ग्रीडी से ना करूं तो मैं इस वक्त इस वाले में इसको पहली जॉब ले सकता हूँ और उसमें भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन मुझे मिलेगा। ठीक है, इसको पहली जॉब लूँ तब भी मुझे ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। यानी अगर मैं 5 का खत्म कर रहा हूँ तो अगली जॉब मेरी ये वाली हो सकती है। ठीक है, कितनी हो गई? 2 हो गई। और अगर ये 9 खत्म हो रहा है तो अगली जॉब ये हो सकती है, कितनी हो गई? 3 हो गई। और अगली जॉब 11 खत्म ये कितनी हो गई? 4 हो गई। यानी अगर मैं स्टार्ट से नहीं शुरू करूँ जो कि मेरा ग्रीडी एल्गोरिथम कहता है, तब भी मुझे एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, लेकिन श्योर नहीं है कि अगली दफा कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसमें ऐसा मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर बात समझ रहे हैं? इस दफा तो मिल रहा है लेकिन अगली दफा का मुझे नहीं पता कि मैं ऐसे कर जाऊंगा तो मुझे मिलेगा ही नहीं मिलेगा। लेकिन ये श्योरिटी है कि अगर मैं इस प्रॉब्लम को स्टार्ट से शुरू करूंगा जो कि ग्रीडी चॉइस बेसिस पे है, तो फिर मुझे हमेशा हमेशा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। यानी अगर मैं इसको 3 पे खत्म कर रहा हूँ तो अगली जॉब ये वाली हो सकती है। ठीक है, 7 पे खत्म कर रहा हूँ तो अगली जॉब ये वाली हो सकती है। 10 पे खत्म कर रहा हूँ तो अगली जॉब जो है वो ये वाली हो सकती है। समझ आ रही बात है? इसमें भी 4 जॉब्स आ रही हैं और उसमें भी 4 जॉब्स आ रही है, लेकिन जो ग्रीन वाली 4 जॉब्स आ रही है वो हमारी बेसिकली ऑप्टिमल सीट्स के बेसिस पे, ऑप्टिमल जिसको हम कहते हैं ग्रीडी चॉइस के बेसिस पे आएंगी। और ये श्योरिटी है कि अगर इस तरह लेंगे तो ये हमेशा ट्रू होगा, लेकिन रेड वाले के बेसिस पे लेंगे तो इसमें ट्रू हो गया, लेकिन हो सकता है कि अगली दफा ये ट्रू ना हो। तो हमने कहा था कि मोर देन वंस फिजिबल प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप श्योर तो करें कि किससे मैं हमेशा फिजिबल प्रॉब्लम हासिल होगा। तो वो ग्रीडी चॉइस के बेसिस पे हमेशा फिजिबल प्रॉब्लम जो है वो हासिल हो सकेगा। क्या तो बात क्लियर है भाई सबको? हम आगे बढ़े तो हमने कंट्रोडिक्शन प्रॉब्लम यहाँ से पिक की। ठीक है, एक कंट्रोडिक्शन प्रॉब्लम ये पिक की कि हमने कहा कि नहीं, मैंने तो ग्रीडी के अलावा एक मेथड एक तरीके से पिक किया है और हमने जो है उसको बेसिकली कहा कि ये मेरा ऑप्टिमल है।
यहाँ तक तो मेरे ख्याल क्लियर है सबको। तो मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो बताने का मकसद ये था ओ का, कि ओ जो है बेसिकली वो अदर देन आर ग्रीडी मेथड सिलेक्शन है, और हमने उसको ऑप्टिमल कह दिया। ठीक है, अब आइए आगे। अब वो कहता है कि हेयर ओ इज A1, यानी उसने, क्योंकि अब ये मैथमेटिकली प्रूफ कर रहा है, तो वो अब इस अजम्पशन को बेसिकली लेजॉन कर रहा है अपने ग्रीडी से भी और नॉट ग्रीडी से भी। तो कहता है कि अगर O1 A1 है, यानी अगर O1 बेसिकली यहाँ पे A1 को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वी हैव डन, यानी हमने तो वही किया जो कि ऑप्टिमल चॉइस कह रहा था। अगर O1 जो है A1 है, तो इसका मतलब है वी हैव डन O1 एंड A1 आर नॉट नेसेसरली इक्वल, ये जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल हो इस वक्त, तो हम उसकी चॉइसेस लेंगे। अच्छा ये बात यहाँ देख लीजिएगा, अज्यूमिंग दैट द एक्टिविटी इन द बोथ एस एंड ऑप्ट आर द इंक्रीजिंग फिनिशिंग टाइम, यानी इसमें भी इंक्रीजिंग फिनिशिंग टाइम में है, उसमें भी इंक्रीजिंग फिनिशिंग टाइम के अंदर ये डेटा जो है वो आपको मिला हुआ है। ठीक है ना, तो कहता ये है कि A1 और O1 सेम होना जरूरी नहीं है। उसने कहा मैंने सेम करके और सेम ना करके इसको चेक किया, तो ये अगर इस वक्त यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये ऑप्टिमल है। अगर हम यहाँ पे कंडीशन लगाएं कि इफ O1 इज इक्वल टू A1, तो क्या समझते हो कि अगर ये O1 जो है बेसिकली एक्चुअल में A1 है, तो क्या समझते हो, दिस इज बेसिकली आवर ग्रीडी मेथड। इसका मतलब आपने पहले वाले ग्रीडी चॉइस को पिक किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने वही काम किया जो ग्रीडी कह रहा था, तो वी हैव डन। ठीक है, तो इसका मतलब हमने काम कंप्लीट कर लिया, बिकॉज वी ट्राइंग टू प्रूव देयर इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन व्हिच स्टार्ट विद द मिनिमम फिनिशिंग टाइम। उसका मतलब हमने ये बात डन कर ली। अब इशू ये है कि अगर A1 O1 है, तो फिर तो चलो हमारा ग्रीडी इशू सॉल्व होता है, लेकिन अगर O1 A1 जैसा नहीं है, इफ O1 इज नॉट A1, अभी मैंने आपको दिखाया मिसाल के तौर पर सेकंड वाले से हमने शुरू किया हो, लेट्स सपोज, तो फिर O1 A1 नहीं होगा, समझ रहे हो? तो फिर क्या होगा, वी कैन, तो फिर हम कहेंगे कि वी कैन रिप्लेस, हम कह रहे हैं वी कैन रिप्लेस A1 एंड स्टिल गेट द वैलिड सॉल्यूशन। इसका मतलब ये होगा कि अगर ये O1 नहीं होगा, तो हम ये तो कर सकते हैं ना, गौर सुनना क्या कहने जा रहा हूँ, कि इसको हटा दिया जाए और इसकी जगह पे क्या रख दिया जाए, A1 रख दिया जाए, तो ये स्टिल एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली नॉट, ये बेसिकली इंक्रीजिंग फिनिशिंग टाइम के मुताबिक रखा हो। तो ए का जो फिनिश टाइम होगा वो बेसिकली छोटा होगा O2 के स्टार्ट टाइम से। डेफिनेटली ये हमने बेसिकली फिनिशिंग उस मुताबिक रखा हुआ है अरेंजमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि O1 जो निकाला होगा वो बेसिकली A1 के बाद कहीं से निकाला हुआ होगा आपने। O1 जो है वो अगर ये इक्वल नहीं है, तो अगर इक्वल नहीं है तो O1 जो है वो बेसिकली A1 के बाद कहीं से निकाला होगा। ठीक है, बात समझने की कोशिश करना। ठीक है, समझ में आ रही है? तो हम जब इसको यहाँ इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, यहाँ इंसर्ट कर देंगे, तो इसके बाद कहीं निकाला होगा, तो O1 के बाद O2 आया है, तो मैं जब A1 को इससे रिप्लेस करूंगा, तो यकीनन A1 के बाद O2 आएगा, तो ये इस वक्त भी वैलिड ही रहेगा। समझ आई बात? ये इस वक्त भी क्या होगा, वैलिड रहेगा। मिसाल के तौर पे अगर ये इस तरह समझ नहीं आ रहा, हो सकता है कुछ लोगों का आ भी गया है थोड़ा डिफिकल्ट, कि मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पे मैं अगर O1 इसको कहता हूँ, लेट्स सपोज दिस इज O1, तो O2 क्या होगा इस वक्त आपका, O2 ये हो जाएगा। O3 क्या होगा, O3 आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, O4 कौन सा हो जाएगा, O4 ये वाला हो जाएगा। मैं आता हूँ रिजवान, 2 मिनट दे दो रिजवान, मैं आता हूँ। O1 O2 O3 मैंने लिस्ट लिया, मुझे नहीं पता सही जाएगा इसमें, नहीं जाएगा, अल्लाह जाने। और अगर मैं इसको कहता हूँ कि, सुनना गौर से, कि इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इस वक्त तो ये वैलिड है ना O के हिसाब से, और मैं कहता हूँ इसकी जगह पे ये रिप्लेस कर देता हूँ, O1 इज नथिंग बट, बल्कि उल्टा कर दिया मैं, O1 इज नथिंग बट, ये कह देता हूँ कि O1 इसको नहीं कह रहा, बल्कि O1 अब मैं इसको कह रहा हूँ, A1 को कह रहा हूँ। तो क्या मुझे बाकियों में कोई चेंज करना पड़ेगा? जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये वैलिड ही रहेगा। A1 3 पे खत्म हो रहा है, तो O2 5 से शुरू हो रहा है, वैलिड है।
ये 9 को था, बाकी तो जाहिर वैलिड ही रहेंगे, अगला वाला हिट होता है खाली। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि O1 को A1 कर दूंगा तो बाकी वाले सेट के अंदर वैलिड रहेंगे, इनवैलिड नहीं होंगे, क्योंकि A1 के रिस्पेक्ट से कोई दूसरा आना चाहिए था, लेकिन स्टिल ये अभी भी ऑप्टिमल सेट ही होगा, स्टिल ये क्या होगा, ऑप्टिमल सेट ही होगा। समझ रहे हो बात मेरी बात? तो इसने यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की है कि इफ वी विल रिप्लेस O1 टू A1, अगर हम यहाँ पे O1 को A1 से रिप्लेस कर देंगे, if we will replace the O1 to A1, तो then we will have basically some other optimal solution। अदर क्यों कह रहे हैं, इसलिए कि इसके अंदर O1 की जगह A1 आ गया, लेकिन स्टिल द ऑप्टिमल, ये मजीद अभी भी ऑप्टिमल ही होगा। अगर आपने इसको ऑप्टिमल कहा था तो ये भी ऑप्टिमल होगा, सिर्फ रिप्लेस हो गया A1 से। समझ में आया? तो इसका मतलब उन्होंने कहने की कोशिश ये की है, यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि अगर हम अपने ऑप्टिमल सेट को A1 से शुरू करें तो वो हमेशा ऑप्टिमल होता है, वो हमेशा क्या होगा, ऑप्टिमल होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम O2 से शुरू करें, यानी किसी और एलिमेंट से शुरू करें, तो वो हमेशा ऑप्टिमल होने के चांसेस उसके नहीं है। तो वो कहता है, यानी यहाँ पे हमने केस क्या लिया है कि आपने यहाँ पे एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन हासिल किया है, ये नॉन ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, ये एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। यानी ये नहीं सोचना कि ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें 4 आने थे और 3 आ गए, ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें अगर 4 सेट्स आने थे तो 4 ही है इसके अंदर। तो इसने कहा अगर मैं उसमें से O1 को A1 से रिप्लेस कर दूंगा तो स्टिल ये इसके अंदर 4 ही रहेंगे और ये बेसिकली ऑप्टिमल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि A1 के इंक्लूड कराने से ही ऑप्टिमल है। तो फिर हम रिस्क क्यों लें? तो कहता है फिर हम हमेशा किससे स्टार्ट करें, A1 से, दैट वुड बी द बेसिकली ऑलवेज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इसको उन्होंने फर्दर कहा, वी नो दैट, इसको समझाने के लिए लिखा है, वी नो दैट, जरा सा इसमें मिक्सिंग होगी, मैं सब उसको बोलता जाऊंगा, आप सब सुनते भी जाइएगा, ध्यान भी रखिए क्या बात हो रही है। वी नो दैट SOI, और आई देखें 2 से शुरू हो रही है, यानी अगली जॉब, सेकंड जॉब की बात हो रही है। SOI इज ग्रेटर देन FO1, यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन में जो O1 का फिनिश है, ठीक है, तो सेकंड जॉब का जो स्टार्ट है वो इसके बाद होगा, तभी ये ऑप्टिमल बना है। जुमला समझ में आया? यहाँ पे इस वाले को टारगेट किया कि इसका जो फिनिश टाइम है, यकीनन इसका स्टार्ट टाइम बड़ा होना चाहिए, यानी O2 का स्टार्ट टाइम इसके, तभी तो ये इसके अंदर आया है। ठीक है, इक्वल भी हो सकता है, तो यहाँ इक्वल लगाना भूल गया, इक्वल भी लगा देना। कहता है SOI इज ग्रेटर देन इक्वल टू FO1, और देखो SOI कहाँ से शुरू हुआ, सेकंड से शुरू हुआ। सिंस, जबकि, और सुनिएगा क्या कह रहे हैं, FA1 का फिनिश टाइम FO1 के फिनिश टाइम से छोटा है, यानी इस टेबल के मुताबिक, इस वाले सेट के मुताबिक A1 का फिनिश टाइम O1 से छोटा है, क्योंकि O1 A1 के अलावा कहीं और से शुरू हुआ है, यकीनन A1 का फिनिश टाइम छोटा होगा। सो अब देखें क्या कह रहे हैं, SOI इज ग्रेटर देन FA1, यानी SOI, ठीक है, स्टार्ट टाइम ऑफ एनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो होगा वो FA1 के फिनिश टाइम से जो है वो बड़ा होगा। ये बात समझ आ गई, क्योंकि हमने इस हिसाब से रखा हुआ है इसको। तो कहता है दिस प्रूव दैट देयर इज ऑलवेज एग्जिस्ट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन दैट स्टार्ट विद द ग्रीडी चॉइस एक्टिविटी विद इन द मिनिमम टाइम, मिनिमम फिनिश टाइम। तो इसने इसके बेसिस पे ग्रीन में अपना नटशेल बताया है कि इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कभी भी हम अगर स्टार्ट करते हैं तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है या ग्रीडी चॉइस सॉल्यूशन जो है बेसिकली स्टार्ट एलिमेंट जो कि मिनिमम फिनिश टाइम के बेसिस पे सेट किया हुआ था उससे ही हासिल किया जा सकता है। दिस इज द फर्स्ट प्रूफ कि ये हमारे पास जो है वो ग्रीडी चॉइस जो है वो मिल गई। यानी इसकी एक रीजन उन्होंने इस तरह भी समझाने की कोशिश की है कि मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास जो है, अगर हमारे पास ये एक सेट है और आप कहते हैं कि हमने यहाँ से पहला पिक कर लिया, और गौर से देखना, अगर ये हमारे पास स्मॉलेस्ट फिनिशिंग टाइम है, सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट है, तो आप इसको बाकी वालों को ज्यादा स्पेस दे रहे हैं कि अगला सब प्रॉब्लम काफी बड़े रेंज के अंदर से पिक कर ले। समझ आ रही बात है? काफी बड़े रेंज से, और आपने अपने प्रॉब्लम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक ये वाला पार्ट हो गया और एक ये वाला पार्ट जो है वो सब स्ट्रक्चर है, और इस सब स्ट्रक्चर में से भी हमें ऑप्टिमली जो है वो अगला एलिमेंट ढूंढना है। अब आप कहते हैं कि क्या यही मेथड फिजिबल है इसके अंदर, या फिर कोई नया मेथड इसके अंदर एग्जिस्ट करता है जिससे हम इसके अंदर एक नया जो है वो एक्टिविटी ढूंढ सकते हैं। तो वो कहता है अगर ये एक्टिविटी है तो फिर आपके पास, अगर मिसाल के तौर पे, तो फिर आपके पास ये दो और सबसेट आ जाएंगे, कि आ जाएगा कि आ जाएगा। तो अगर ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में तो ये रिजेक्ट हो गया, तो फिर आप आगे से मजीद ढूंढेंगे। ठीक है,
तो वो कहता ही है कि जो सब स्ट्रक्चर होता है ये ऑप्टिमली रिकर्सिव प्रोसेस वही लगाता है जो पीछे लगाया, और उसके अंदर एक दो चेक लगे होते हैं जो हम अभी बोल रहे थे कि इसका फिनिश टाइम चेक करना है कि इसके स्टार्ट टाइम से जो है वो इसका फिनिश टाइम जो है इसको स्टार्ट टाइम से छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, या इसका स्टार्ट टाइम इसके फिनिश टाइम से जो सेलेक्ट हो चुका और जो सेलेक्ट हो जाए उसको उसके साथ, इसको कहते हैं कट एंड पेस्ट टेक्निक, कॉन्कैटिनेशन टेक्निक, यानी यहाँ से कट किया और इसके अंदर पेस्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी। और अब दूसरी बात इन्होंने यहाँ पे जो की है वो ये की है, मैं भी आपसे क्वेश्चंस भी लेता हूँ कर लेता हूँ ताकि हम ये समझ जाए कि आपको समझ आ रहा है कि इफ वी हैव A1 is a greedy choice, then the remaining part is optimal substructure such that can be solved in same manner. समझ आया जुमला कि अगर ये बेसिकली हमारे पास पहला ग्रीडी चॉइस है तो जो हमारे पास सेट के अंदर बच जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ A1 A2 लिखना चाहिए था, लेकिन चलो इसमें अगर जो रिमेनिंग बच जाएगा तो वो जो सब स्ट्रक्चर है वो भी सेम मैनर में सॉल्व किया जाएगा, और सेम मैनर में सॉल्व करने का मतलब है रिकर्सिवली सेम मैनर के अंदर उसको हम सिंप्लीफाई करना शुरू कर देंगे अगर ये सब स्ट्रक्चर ऑप्टिमल है तो। अगर इसके जो रिमेनिंग बच गए, और सुनना, अगर ये सेम मैनर से सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर ये ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर नहीं। हर दफा नया मेथड कैसे एल्गोरिथम में इंप्लीमेंट करोगे कि अब सब स्ट्रक्चर है अब इसको ऐसे करो, अगला सब स्ट्रक्चर है उसको ऐसे करो, कैन वी डू इट? बड़ा बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि हर दफा आने वाले सब स्ट्रक्चर में नया मेथड इंप्लीमेंट करो, ये नहीं पॉसिबल। तो जो सब स्ट्रक्चर है वो बेसिकली ऑप्टिमली सब स्ट्रक्चर होना चाहिए और प्रीवियस मेथड की तरह इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए, ठीक है। तो इसने यहाँ पे समझाने के लिए इसको लिखा तो है आफ्टर प्रूविंग द ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी, ठीक है, वी नो दैट देयर इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन दैट स्टार्ट विद द ग्रीडी चॉइस। हमें ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी के बाद ये पता चलेगा कि ये बेसिकली A1 से शुरू हो रहा है, ठीक है, और ये बाकी इसके सब स्ट्रक्चर हैं। तो वेयर सॉरी वेयर SOI इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी जितने भी O वालों का स्टार्ट टाइम है वो A के फिनिश टाइम से बड़ा होगा, ठीक है, वेयर I इज इक्वल टू दिस। अब वो क्या कहता है, वो कहता है ये है, अब ये बड़ा मिस्टीरियस होगा कि हम इसको, मैं पढ़ तो रहा हूँ उसको देखना, कहता है लेट्स एट सब बी द सब प्रॉब्लम, एक सब प्रॉब्लम है जो मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ यहाँ पे, ऑफ फाइंडिंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंडिंग करने का फॉर एक्टिविटीज, ऐसे ही कौन सी एक्टिविटीज AI, ठीक है, सच दैट